हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का स्टार्स IQ चैनल पर। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी जीके की, और आज से हम इतिहास पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और इतिहास में मध्यकालीन भारत में एक महत्वपूर्ण वंश रहा जिसका नाम है मुगल वंश। मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे। मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने, और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना जब की, उससे पहले उसने कहाँ पे आक्रमण किए, कहाँ उसका जन्म हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मुगल वंश की स्थापना। मुगल वंश की स्थापना हुई थी 1526 में, और मुगल वंश का भारत में जो कार्यकाल रहा है वो 1526 से लेकर 1707 और 1707 से लेकर 1857। जो स्टार्टिंग का पीरियड है 1526 से लेकर 1707 तक, ये वो समय था जिस समय भारत में मुगल वंश बहुत शक्तिशाली था। और उस समय के जो सम्राट थे जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। और बाद का जो कार्यकाल रहा है 1707 से लेकर 1857 तक। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होने के पश्चात मुगल वंश का जो भी सम्राट भारत में आया है वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था जितने कि पहले सम्राट थे। तो बाद का जो कार्यकाल है उसे पढ़ेंगे हम उत्तर मुगल काल के रूप में, और जो स्टार्टिंग का होगा 1526 से लेकर 1707 तक उसको पढ़ेंगे हम मुगल काल के रूप में। सो स्टार्टिंग करते हैं बाबर से। बाबर का जन्म हुआ था 14 फ़रवरी 1483 में। 14 फरवरी की डेट आई थिंक आपको बिल्कुल अच्छे से याद रहेगी। 14 फरवरी 1483 में बाबर का जन्म हुआ था फरगना में। और फरगना एक घाटी है, ये फरगना। और फरगना में एक शहर है जिसका नाम है अंदीजान, जो कि वर्तमान में उज्बेकिस्तान में स्थित है। फरगना घाटी में बाबर का जन्म हुआ था। और फरगना का उस समय जो शासक था उनके पिता, जिनका नाम है उमर शेख मिर्ज़ा। उमर शेख जो मिर्ज़ा हैं वो तैमूर वंश से संबंधित थे। सो बाबर भी किससे संबंधित थे? तैमूर वंश से। ये वही तैमूर वंश है जिसके एक राजा, एक सम्राट तैमूर, जिसने 1398 में भारत के ऊपर आक्रमण किया था, उसी के वंश से हैं बाबर। बाबर जिनका पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो पूरा नाम था, लेकिन इन्हें बुलाया जाता था किस नाम से? केवल बाबर नाम से। उसका कारण क्या था? जो तैमूर नस्ल थी उसमें एक चगताई जो वंश था, चगताई वंश, जिससे संबंधित बाबर थे। इस वंश के जो लोग थे वो सुसभ्य और सुसंस्कृत नहीं थे। उन्हें प्रॉब्लम होती थी बाबर का पूरा नाम लेने में, इसीलिए इनको सिर्फ बाबर नाम से बुलाया जाता था। बाबर की माता का नाम था कुतलुग निगार खानम, जिनका संबंध था मंगोल वंश से। और मंगोल वंश वही है जिसकी स्थापना चंगेज़ खान ने की थी। चंगेज़ खान वही सम्राट है जिसका कभी पूरे लगभग एशिया के ऊपर आधिपत्य होता था, और उसी वंश से संबंधित हैं बाबर। मातृपक्ष से अगर हम बात करें तो बाबर का संबंध है मंगोल वंश से। और मंगोल वंश के अंदर भी एक कबीले का समूह था जिसका नाम था बरलास, और बरलास कबीले से ही संबंध था बाबर की माता का, कुतलुग निगार खानम का। और जो उमर शेख मिर्ज़ा थे वो तैमूर वंश के। सो जो बाबर है उसने तैमूर और मंगोल दोनों वंशों की जो परंपराएं हैं उनको माना है। लेकिन जितने भी मुगल वंश के सम्राट आएंगे या जो बाबर था वो खुद को तैमूरी कहलाना ज़्यादा पसंद करता था। बाबर पितृपक्ष से यानी कि अपने पिता की तरफ से
तैमूरों का 5वां वंशज था और मातृपक्ष यानी कि माता के पक्ष से मंगोलों का 14वां वंशज था। तो ये है बाबर की लाइफ के बारे में। उसके बाद बात करते हैं 1494 में। 1494 में उमर शेख मिर्ज़ा जो थे उनकी मृत्यु हो जाती है। उमर शेख की मृत्यु होने के बाद 1494 में बाबर जो है वो फरगना का शासक बनता है। बाबर सम्राट बनता है कब? 1994 में। बाबर की उस समय जो आयु थी वो लगभग यानी कि 12 वर्ष थी। बाबर उस समय केवल 12 वर्ष का था और 12 वर्ष की आयु में ही सम्राट बन गया था। लेकिन उस समय जो फरगना घाटी थी वहाँ पर सल्तनत को लेकर बहुत सारे आक्रमण होते थे। उज़्बेकिस्तान के अंदर जो फरगना है वहाँ की जो सल्तनत की स्थिति थी वो कुछ ठीक नहीं थी। बाबर के खुद के सगे संबंधी या और भी जो सम्राट होते थे वो आक्रमण करते रहते थे। इसीलिए बाबर ने 1497 में रुख किया समरकंद की तरफ। जो समरकंद शहर है ये भी उज़्बेकिस्तान में है और ये तैमूरों की राजधानी हुआ करती थी और बाबर के दिल के बहुत करीब था समरकंद। इसीलिए बाबर ने 1497 में समरकंद पर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया और बाबर जीत गया। लेकिन वहाँ पर बाबर केवल 100 दिन तक ही शासन कर पाया, केवल 100 दिन। और क्या हुआ, जो फरगना था जहाँ पे बाबर का शासन था वहाँ पर किसी सम्राट ने पीछे से अटैक कर दिया। फरगना भी बाबर के हाथों से जाता रहा और समरकंद भी, दोनों जो प्रांत थे वो बाबर के हाथों से चले गए। उसके बाद 1501 में बाबर ने फिर समरकंद पर आक्रमण कर दिया और वहाँ बाबर केवल 8 महीने तक ही शासन कर पाया और फिर समरकंद भी बाबर के हाथों से दोबारा चला गया। तो बाबर जो है वो समरकंद पर बार बार अटैक करता रहा और बाबर के हाथों से समरकंद जाता रहा। और 1501 के बाद 1504 में बाबर ने आक्रमण कर दिया काबुल पर। काबुल जो कि अफ़गानिस्तान की राजधानी है, बाबर ने काबुल के ऊपर अटैक कर दिया और काबुल को जीत लिया। और काबुल की जीत के बाद बाबर ने 1507 में पादशाह की उपाधि धारण की, शाहों का शाह, जिसका अर्थ है शाहों का शाह। पादशाह की उपाधि बाबर ने धारण की। ये देखिए, बाबर के जो पिता थे उमर शेख मिर्ज़ा, तो तैमूर वंश के अंदर जो पहले सम्राट हुआ करते थे बाबर से पहले, वो मिर्ज़ा की उपाधि धारण करते थे। लेकिन बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण की और पादशाह की उपाधि धारण करने के बाद फिर 1511 में बाबर ने पुनः अटैक कर दिया समरकंद के ऊपर और फिर समरकंद पर केवल 1 वर्ष तक ही बाबर शासन कर पाया। फिर जो समरकंद है वो बाबर के हाथों से चला गया। सो स्टूडेंट्स, बाबर ने जितने भी समरकंद के ऊपर अटैक किए उसने शुरू में केवल 100 दिन तक शासन किया, उसके बाद 8 महीने तक और उसके बाद 1 वर्ष तक। लेकिन फिर भी बाबर अटैक करता रहा। सो इतनी सफलताएं मिलने के बावजूद भी बाबर के अंदर इतना साहस था कि उसने बार बार अटैक किए। 1511 जो था जिसमें बाबर ने समरकंद के ऊपर अटैक किया था, ये समरकंद के ऊपर बाबर का अंतिम अटैक था। उसके बाद फिर बाबर ने सोचा कि उज़्बेकिस्तान की जो स्थिति है यहाँ अफ़गानिस्तान की या कजाकिस्तान की, यहाँ शासन करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो उसने फिर जो पूर्वी एशिया है उसकी तरफ आक्रमण करने स्टार्ट कर दिए और भारत की तरफ बाबर के आक्रमणों की शुरुआत हो गई। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। बाबर के हाथों से समरकंद जाने के बाद बाबर ने पूर्वी एशिया यानी कि भारत की तरफ अपना रुख किया और इसी के दौरान 1519 में बाबर ने बाजोर व बैरा नामक स्थान पर आक्रमण किया।
बाजोर व बैरा जो स्थान है वो पाकिस्तान व अफ़गानिस्तान की सीमा पर है। यहाँ पे एक दर्रा है, खैबर दर्रा, और यहाँ पे उस समय पख्तून लोग रहते थे और लगभग 3000 जो पख्तून सैनिक थे उनको बाबर ने मार दिया था और एक स्तंभ बना दिया था। तो मैंने बताया था आपको शुरू में ही, जो तैमूर थे वो सुसभ्य और सुसंस्कृत नहीं थे। जब भी ये अटैक करते थे तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो करते थे। फिर बाजोर व बैरा जीतने के बाद बाबर ने अटैक किया पेशावर पर। पेशावर जो कि आज वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है, और पेशावर को भी बाबर ने जीत लिया। और जो पेशावर जीतने के बाद बाबर है उसने 1520 में अटैक किया सियालकोट जो कि पाकिस्तान पंजाब के अंदर है, और सैयदपुर, इन दोनों जो स्थान हैं इनको बाबर ने जीत लिया। आप अगर बाबर के युद्धों को देखोगे तो एक गैप आपको उनके अंदर नज़र आएगा। सिर्फ इन 2 युद्धों को छोड़ दिया जाए तो बाबर ने जितने भी आक्रमण किए थे उनमें एक गैप, एक समय का अंतराल था। उसका कारण क्या था? बाबर के पास सेना इतनी ज़्यादा नहीं थी और बाबर अपने किसी भी आक्रमण से पहले एक अच्छी योजना तैयार करता था और उसके अनुसार फिर किसी दूसरे साम्राज्य पर आक्रमण करता था। 1520 में सियालकोट व सैयदपुर को जीतने के बाद 1524 में बाबर ने आक्रमण किया लाहौर व जालंधर पर। लाहौर जो कि पाकिस्तान में है और ये जो पूरा हिस्सा था उसको पंजाब ही बोला जाता था। अब इतना जो हिस्सा है वो बाबर ने जीत लिया था। अब उसके बाद देखिए आते हैं हम 1526 पे। 1526 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध जिसको हम जानते हैं पानीपत के युद्ध के नाम से, जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। और इस युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। लेकिन इस युद्ध का कारण क्या था? क्यों बाबर ने पानीपत का जो युद्ध है वो किया और इसके पीछे कारण क्या थे? देखिए 1526 से पहले जो भारत की स्थिति थी वो कुछ ऐसी थी कि भारत अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। अगर मैं दक्षिण भारत की बात करूं तो वहां पर एक बहुत ही प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य था और विजयनगर साम्राज्य के जो सम्राट थे कृष्णदेव राय, उन्होंने काफ़ी अच्छा संचालित कर रखा था अपने साम्राज्य को। और बहमनी साम्राज्य जो है वो भी अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। जो मेवाड़ था, मेवाड़ राजपूतों के अधीन, राणा सांगा वहाँ के सम्राट थे। और जो मालवा मध्य प्रदेश के अंदर था वहाँ पर मैदिनी राय शासन करते थे। और जो उत्तरी भारत था जिसके अंदर दिल्ली सल्तनत प्रमुख थी, उत्तर प्रदेश भी इसके अंदर शामिल था, हरियाणा का कुछ हिस्सा और पंजाब भी इसके अंदर शामिल था। और दिल्ली जो सल्तनत थी वहाँ पर शासन था लोदियों का। और अंतिम जो अफ़गानी सम्राट थे वो थे इब्राहिम लोदी। और जो इब्राहिम लोदी थे वो बहुत ही क्रूर थे। सल्तनत के जो लोग थे वो भी इब्राहिम लोदी से खुश नहीं थे। और इवन जो इब्राहिम लोदी के परिवार के लोग थे वो भी नहीं चाहते थे कि इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के ऊपर शासन करे। इसीलिए 1526 से पहले जो बाबर हैं उनको युद्ध के लिए आमंत्रित किया था। एक तो राजपूत जो सम्राट हैं राणा सांगा, उन्होंने, उसका कारण क्या था? राणा सांगा भी इब्राहिम लोदी से खुश नहीं थे। और एक दौलत खान लोदी जो कि पंजाब के अंदर राजस्व इकट्ठा करते थे, इन दोनों ने बाबर को आमंत्रित किया कि आप आइए और जो दिल्ली सल्तनत है उसके ऊपर अटैक कीजिए और इब्राहिम लोदी को हराइए। तो अब पानीपत जो युद्ध है वो लड़ा गया 1526 में। इस समय जो बाबर की सेना थी, बाबर की सेना में मात्र 12,000 लोग थे, 12,000 सैनिक थे बाबर के पास। और जो इब्राहिम लोदी है इसकी सेना में लगभग 1 लाख लोग थे।
1 लाख सैनिक थे इब्राहिम लोदी के पास, और बाबर के पास मात्र कितने थे? 12,000। लेकिन बाबर फिर भी इस युद्ध को जीत जाते हैं। उसका कारण क्या था? मैंने बताया कि बाबर अपने युद्ध की बहुत अच्छे से योजना बनाता था, और बाबर ने इस युद्ध के अंदर उस्मानी या रोमी पद्धति का बहुत अच्छे से प्रयोग किया था। उस्मानी एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें तोपों को बैलगाड़ियों के साथ लगाया जाता है। यानी कि जो बाबर था उसने जैसे यहाँ पे बैलगाड़ी, फिर उसके बाद तोप, फिर बैलगाड़ी और फिर तोप, ऐसे अपनी सेना को सजाया हुआ था। यहाँ सैनिक थे, यहाँ पीछे की तरफ, और आगे उसने खाइयाँ खोद रखी थी ताकि इब्राहिम लोदी की जो सेना थी उसमें ज़्यादातर हाथी जो थे उनका प्रयोग किया गया था, और हाथी जैसे ही आगे आते और वो खाई के अंदर गिर जाते। और बाबर ने इस युद्ध के अंदर गोला बारूद और तोपों का प्रयोग भी किया था। ये भी बाबर की जीत का एक बहुत बड़ा कारण था। अली और कुल्ली 2 बहुत ही अच्छे तोपची थे, उनका प्रयोग बाबर ने अपनी सेना के अंदर किया था। और इसी युद्ध के बाद भारत में इतने शक्तिशाली जो साम्राज्य है वो स्थापित हुआ मुग़लों का, और जो मुग़ल हैं उनकी सत्ता इस समय के बाद से लगातार बढ़ती रही, और उन्होंने एक के बाद एक करके अलग अलग जो क्षेत्र है उनको जीतना जारी रखा। तो ये है पानीपत का पहला युद्ध जो कि 1526 में लड़ा गया था, और ये इतना छोटा युद्ध था कि सुबह स्टार्ट हुआ था और मात्र 7 या 8 घंटे के अंदर ख़त्म हो गया था, और इब्राहिम लोदी की इस युद्ध के अंदर मृत्यु हो गई थी। और ये ऐसा पहला युद्ध था दिल्ली सल्तनत का जिसकी युद्ध के दौरान मृत्यु हुई थी। तो हमने पानीपत का जो युद्ध है उसको पढ़ लिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें पढ़ेंगे बाबर के अन्य युद्ध। इसका जो युद्ध था पानीपत का, उसको जीतने के बाद बाबर ने आक्रमण किया खानवा पर, और खानवा पर आक्रमण करने का जो मुख्य कारण बताया जाता है वो यह था कि जो राणा सांगा हैं उन्होंने बाबर से कहा था कि मैं आपकी इब्राहिम लोदी के साथ होने वाले युद्ध में मदद करूंगा, लेकिन राणा सांगा ने बाबर की मदद नहीं की थी। इसीलिए बाबर ने 1527 में जो खानवा है मेवाड़ के अंदर, ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है, वहाँ पे अटैक कर दिया था। और राणा सांगा की जो सेना थी वो बहुत बड़ी थी। क्यों? उसका कारण क्या था? राणा सांगा के साथ उसके जो सहयोगी थे महमूद लोदी, मेदिनी राय, इन दोनों ने और आलम खान लोदी ने राणा सांगा की मदद की थी इस युद्ध में। और राणा सांगा की जो सेना थी वो लगभग 1 लाख से भी ऊपर हो गई थी, और वही बाबर के पास जो सेना थी वो 12,000 की थी। बाबर के जो सैनिक थे उन्होंने मना कर दिया था कि हम ये युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि राणा सांगा जो हैं विनर ऑफ 100 बैटल्स जिनको बोला जाता है वो बहुत ही शक्तिशाली थे। लेकिन बाबर ने इस युद्ध में अपने सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए, उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए क्या किया, एक जो कर था तमगा कर, जो कि मुसलमानों को देना होता था, तमगा कर से छूट प्रदान कर दी थी मुस्लिमों को। एक तो तमगा कर, और दूसरा बाबर ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। जिहाद मीन्स जो मुस्लिम हैं वो बाबर का साथ दें इस युद्ध में। और यही कारण था कि बाबर की इस युद्ध में जीत हुई। बाबर ने अच्छी प्लानिंग की इस युद्ध की, और बाबर इस युद्ध को भी जीत गया, और राणा सांगा की हार हुई। और राणा सांगा इस युद्ध में हारने के बाद चित्तौड़ भाग गए थे, और राणा सांगा के ही किसी सरदार ने, बताया जाता है, उनको जहर दे दिया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। 1528 के अंदर उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद देखते हैं चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 में हुआ था। मालवा जो है, मालवा मध्य प्रदेश के अंदर, पूर्वी जो मालवा प्रांत था वहाँ पर शासन था मेदिनी राय का।
और बाबर ने मैदीनी राय को एक पेशकश दी थी कि आप इस युद्ध को मत कीजिए, मैं आपको राजस्व देता रहूँगा और आप मेरे अधीन हो जाइए। लेकिन मैदीनी राय ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और फिर 1528 में युद्ध हुआ चंदेरी का। और चंदेरी के युद्ध में भी जो मैदीनी राय है उसकी हार हुई और बाबर की जीत हुई। और बाबर इस प्रकार से लगातार युद्ध जीतता रहा। फिर उसके बाद आते हैं 1529 में 1529 में युद्ध हुआ घाघरा का। घाघरा जो कि आज बिहार के अंदर है, और उस समय जो बंगाल प्रांत था वो बहुत बड़ा था। बंगाल प्रांत के जो सम्राट थे वो नुसरत शाह थे। और बाबर ने जब भारत के अंदर दो युद्ध, पानीपत का युद्ध और चंदेरी का युद्ध किया था, तो जो अफ़गान थे, जो अफ़गानी सम्राट थे, अफ़गानी लोग थे, उन्होंने पूर्वी भारत की तरफ जाना शुरू कर दिया था। और पूर्वी भारत के जो दो प्रांत थे, एक तो कन्नौज और एक शमशाबाद। कन्नौज व शमशाबाद को अफ़गानियों ने जीत लिया था। कन्नौज व शमशाबाद अफ़गानियों ने जीत लिया था, इसीलिए फिर बाबर ने पूर्वी भारत की तरफ युद्ध किया, और जिसको बोला जाता है घाघरा का युद्ध। घाघरा के युद्ध में जो नुसरत शाह थे बंगाल के सम्राट, उसका साथ दिया अफ़गानियों ने। और जो घाघरा नदी है बिहार के अंदर, इस नदी के किनारे पर ये युद्ध लड़ा गया था। और जो सैनिक थे अफ़गानी और जो नुसरत शाह के सैनिक थे वो थल के ऊपर लड़ रहे थे। उनमें से जो कुछ सैनिक हैं वो घाघरा नदी के अंदर कूद गए थे, और बाबर के जो सैनिक थे उन्होंने नदी के अंदर ही उन सैनिकों की हत्या कर दी थी। ऐसा कहा जाता है कि उस समय जो घाघरा नदी का पानी है उसका रंग लाल हो गया था। और ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास में ऐसा पहला युद्ध था जो जल व थल दोनों जगह पे लड़ा गया था। तो ये थे बाबर के प्रमुख युद्ध जो कि हमने पढ़ लिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थोड़े से कुछ और पॉइंट्स हैं बाबर के बारे में जिनको हम पढ़ लेते हैं। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। गुलबदन बेगम ने जो हुमायूं नामा लिखी है उसके अनुसार तो ऐसा कहा जाता है कि बाबर की जो मृत्यु है वो इब्राहिम लोदी की मां ने उनको जहर देकर मार दिया था। लेकिन वो बीमार भी थे या फिर बीमार थे, इसीलिए उनकी मृत्यु हो गई थी। और बाबर की एक पुस्तक है तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है। तुजुक ए बाबरी, जिसका दूसरा नाम है बाबरनामा। बाबरनामा को बाबर ने लिखा था चगताई तुर्की भाषा में, और जो तुर्की भाषा थी उसको अच्छे से समझते थे तैमूर वंश के जितने भी सम्राट हुए थे बाबर से पहले। उसके बाद जो भी सम्राट आएंगे मुग़ल वंश के अंदर वो फारसी भाषा का प्रयोग करते थे। बाबर ने अपनी जीवनी लिखी जिसको बाबरनामा के नाम से जाना जाता है, और बाबर ने एक पद्य शैली जिसका नाम है मुबैयान। ये जो पद्य शैली है इसको भी बाबर ने विकसित किया था। क्यों? क्योंकि बाबर को संगीत, नृत्य और चित्रकला का काफ़ी शौकीन माना जाता है। और बाबर की जो उदारता है इसी के कारण बाबर को कलंदर भी कहा जाता है। उसका कारण क्या है? 1526 में जब बाबर ने पानीपत का युद्ध जीता था तो जो काबुल के लोग थे उन्हें चांदी का जो सिक्का है वो भेंट में दिया गया था। उनकी इसी उदारता के कारण उन्हें कलंदर के नाम से भी जाना जाता है। और फिर जब बाबर की जो अस्थियां थी, स्टार्टिंग में जो बाबर है उसको दफनाया गया था आगरा के अंदर आराम बाग जो जगह है जिसको चार बाग भी बोला जाता है वहाँ पर। लेकिन बाबर की इच्छा थी कि उसकी अस्थियों को काबुल में दफनाया जाए, और फिर बाद में आगरा से उनकी जो अस्थियां हैं उनको स्थानांतरित किया गया था काबुल में, और अंत में बाबर को दफनाया गया काबुल के अंदर। उम्मीद है कि मुग़ल वंश का जो बाबर
जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कीप वॉचिंग स्टार्स IQ।